नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की जानकारी सामने आ रही है। 14 मई को दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर यह पेपर वायरल हुआ है। इस बात की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे तेज हम आपको बता दें, एसओजी के पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया है। जोटवाड़ा के एक निजी स्कूल में स्ट्रांग रूम बनाया गया था और जानकारी के मुताबिक इसी स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ। पेपर लीक कांड में आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें निजी स्कूल की केंद्र अधीक्षक और राजस्थान पुलिस का एक कर्मचारी भी शामिल है। ये 8 लोग जिनके खिलाफ एसओजी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एसओजी के इंस्पेक्टर की तरफ से एफआईआर की गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तमाम वो दावे धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं जो इस परीक्षा से पहले किए गए थे। निष्पक्ष पारदर्शिता से परीक्षा कराने के दांव पर पानी फिर गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की जानकारी सामने आ रही है। तो इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रदेश की सरकार और राजस्थान पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था के दावे धरे रह गए। 14 मई को दूसरी पारी में होने वाली पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया। अगली खबर का रुख करेंगे। नागौर के नाव में हुए जयपाल हत्याकांड को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल आज फिर से धरने पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सांसद ने जयपाल हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को दोहराया। गौरतलब है कि नवा सिटी में नमक कारोबारी और हिस्ट्री शीटर जयपाल पुनिया की शनिवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद शनिवार आधी रात को मृतक जयपाल पुनिया की पत्नी सरिता पुनिया ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक और नावा के विधायक महेंद्र चौधरी का नाम भी शामिल है। आज सांसद हनुमान बेनीवाल के संबोधन के बाद इस घटना के विरोध में नावा शहर में महेंद्र चौधरी के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। सांकेतिक तौर पर आपको बता दें कि खुद एसपी राममूर्ति जोशी पिछले 2 दिनों से नावा में मौजूद हैं। लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। और 3 दिन से हम न्याय की मांग को लेकर बैठे हुए। वहीं नावा पहुंचे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने व्यवस्था को लेकर के प्रदेश की सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश में जनता सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में किया जाएगा। 7 लाख मुकदमे अभी तक राजस्थान की धरती पर दर्ज हो गए। जब तक जमीन में गर्मी पैदा नहीं करोगे तब तक जयपाल और जयपाल जैसे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे संख्या की फिक्र नहीं है, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करने के लिए आया हूं कि आपने सरकार के खिलाफ इतनी मजबूती से इस धरने की शुरुआत की है। कई बार राख जब चिंगारी बनती है तो उसमें सत्ता का सिंहासन भी जलकर राख हो जाता है। जिन्होंने इस राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये कहा था यदि हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा देंगे, मैं पूछता हूं कि वो राजस्थान का गृह मंत्री कौन है और वो गृह मंत्री मौन क्यों है? वो मौन इसलिए कि वो जयपाल सरीखे कितने लोगों की हत्याओं का जिम्मेवार है। 5 साल में तो वोट का राज बदलता है, लेकिन जब इकबाल खत्म हो जाए, भरोसा खत्म हो जाए। आपने थाने के बाहर एक लाइन लिखी हुई देखी होगी, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन नावा की इस दिन दहाड़े जयपाल की हत्या ये क्या साबित करती है कि अपराधियों को पूरा भरोसा है और आम जनता इतनी भयभीत है कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर निकलने में भी उसको डर लगता है। केवल एक हत्या नहीं, ऐसी अनेकों हजारों हत्याएं करौली से लेकर जोधपुर तक लगातार एक सिलसिला है जिसमें वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर
इस राजस्थान के बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी और उस पर चोट करने की कोशिश हुई है। जनता के हक की लड़ाई दल नहीं देखती, विचार नहीं देखती। जनता की हक की लड़ाई एक विचार के लोग जब धरातल पर मजबूती से लगते हैं तो सत्ता के पांव हिलते हैं। इसको मुझे लगता है सरकार को और प्रशासन को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं। ये फिल्म का ट्रेलर है। भाई जयपाल को न्याय दिलाने का संकल्प है और यदि 24 घंटे के भीतर भीतर अपराधी नहीं पकड़े गए तो नावा से तो आगाज हुआ है। राजस्थान की जनता इसको अंजाम में बदलेगी और इस अन्याय का बदला लेकर खड़ी होगी। तो वहीं नागौर में नमक कारोबारी और हिस्ट्री शीटर जयपाल पूनिया की हत्या के 48 घंटे बाद भी गतिरोध बना हुआ है। बीजेपी से लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। राठौड़ ने कहा है कि कुर्सी को बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, जिससे राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। दुख होता है जब सत्ता के लालच में कुर्सी को बचाने के लिए जब सत्ता का दुरुपयोग होना शुरू हो, जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार या मुख्यमंत्री विशेष तौर पर खुली छूट दे दें अपने विधायकों को कि जो करना है करिए, अपने क्षेत्र के अंदर सिर्फ समर्थन बनाए रखिए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। जब इस तरह की जब चीजें सत्ता का दुरुपयोग होता है तो दुख होता है, और खासतौर से जब राजस्थान में ऐसा होने लगे, क्योंकि राजस्थान में ऐसा नहीं होता था। शांति प्रिय राज्य है, यहाँ की जनता चाहती है सब साथ में रहे, खुशी रहे, पानी कोई पिलाता रहे, सड़क बनवाता रहे, विकास के काम होते रहे, लेकिन वो काम एक भी नहीं हो रहे। ऐसा विधायक सत्ता का दुरुपयोग करके पुलिस के अंदर चार्जशीट खुलवा दे एक व्यक्ति की और फिर उसकी हत्या कर दे, तो ये सरासर इसको जंगल राज बना दिया राजस्थान को। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर के पदमपुर के ढाणी में एक संदिग्ध कबूतर मिला है। बताया जा रहा है कि कबूतर जिसके पंजों में छल्ले लगे हुए हैं, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। संदिग्ध कबूतर के देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने पदमपुर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पदमपुर थाना पुलिस ने संदिग्ध कबूतर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं चूरू के राजगढ़ के चेलानाबास गांव में एक दूल्हे को डीजे पर हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया। देर रात तक डीजे पर नाचने वाले दूल्हे और बारातियों को दुल्हन के परिजनों ने न केवल लौटा दिया, बल्कि दुल्हन की भी जगह दूसरी जगह शादी कर दी। बताया जा रहा है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब बाराती नहीं माने तो लड़की वालों ने यह कदम उठाया। दुल्हन पक्ष ने काफी उनसे गुहार की कि भाई जो शादी का समय है मंडप के अनुसार वो 1-1:15 बजे का है, आप थोड़ा जल्दी करें और समय अनुसार ढुकाव कर दें। जिस पर क्या है कि बाराती पक्ष में बाराती दूल्हे का जो बहनोई था उसने बड़ा हुड़दंग किया कि मेरी मर्जी वगैरह दूल्हा नहीं जा सकता। इस बात को लेकर के गांव वालों ने एतराज़ हुआ और आपस में बारात के और गांव वालों के बीच में विवाद हो गया, जिस पर गांव वालों ने ये निर्णय लिया गया कि हम इस जगह इस बच्ची की शादी नहीं करेंगे। जो आज इस प्रकार से खुशी के माहौल में इतना हुड़दंग कर रहे हैं, कल को बच्ची को तंग परेशान करेंगे, इस बात को लेकर के और बारात है वापस थाने में आई। दोनों पक्षों में बैठ के राजीनामा हो चुका है और चेलानाबास वालों ने अपनी लड़की दूसरी जगह शादी कर दी है। तो वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परीक्षा परिणाम इसी महीने के अंत तक घोषित कर सकता है। जानकारी के मुताबिक पहला परीक्षा परिणाम 12वीं साइंस और कॉमर्स का एक साथ जारी किया जा सकता है, जिसमें साइंस के 2,31,989 परीक्षार्थी और कॉमर्स के 27,338 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने 30,000 से भी अधिक परीक्षकों की नियुक्ति की है। समस्त उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन परीक्षकों को मूल्यांकन के लिए किया जा चुका है। 22 जिलों में केंद्रीय मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। वहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी पेपर उपलब्ध करवाने के मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपियों की ओर से परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थियों को पेपर उपलब्ध करवाने के बदले मोटी रकम ऐंठी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने पेपर उपलब्ध करवाने वाली इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो पुलिस भर्ती के मुन्ना भाइयों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा के पेपर बेच रहे थे आरोपी, इस तरह के इस पर आरोप लगे हैं।
पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जांच जारी है। तो हमने उनको सारी डिटेल उनके फ़ोन से चीज़ें निकलवा करके और एफआईआर मुतल्लिक़ गेट थाने में करी है। 5 आदमी गिरफ्तार किया है और जो 3 हैं उनको गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें लगा रखी है और हम सगीर इसको गिरफ्तार करेंगे और पूरी चीज़ का खुलासा करेंगे कि इसमें और क्या असलियत है। तो वहीं 13 मई से 16 मई तक चली राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के संपन्न होने के बाद प्रशासन ने चैन की सांस ली है। पहले की परीक्षाओं से अलग हटकर इस बार सख्ती से परीक्षा का संचालन किया गया। करीब 4000 पदों के लिए 19 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, इस तरह की जानकारी। और 3 अधिकारियों की टीम इस परीक्षा की निगरानी कर रही थी। भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की एडीजी विनीता ठाकुर ने इसे लीड किया। खास बात यह रही कि इस परीक्षा में नेटबंदी की जगह जैमर का इस्तेमाल किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। गर्मियों में आग लगने की घटनाएं देश भर से सामने आ रही है और आग लगने की घटनाओं के पीछे आमतौर पर जो वजह सामने आती है वो है शॉर्ट सर्किट। रेलों में भी शॉर्ट सर्किट की घटनाएं आम हैं। हालांकि रेलवे अब नई तकनीक के सहारे रेलों में आग पर काबू पाने की कोशिश और रोकथाम पर काम कर रहा है। अब एलएचबी कोच से लेकर पेंट्री कार तक में स्मोक सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आग का संकेत देती हैं। और कई रेलों में सेंसर्स एक्टिव होने की वजह से रेलें अपने आप रुक जाती हैं, लेकिन ये तकनीक फिलहाल सभी रेलों में उपलब्ध नहीं है। वहीं तापमान बढ़ने के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग काफी तेजी से लगती है और काफी तेजी से फैलती भी है। पैसेंजर कोचेज में आग लगने की घटना को रोकथाम के लिए काफ़ी नए तकनीक विकसित किए गए हैं और बहुत सारे ऐसी तकनीक विकसित की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा जिससे कि कोचेज जो है उसमें आग की कोई घटना ना लगे। और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी ऐसे नई टेक्नोलॉजी जो कि एलएचबी कोचेज से युक्त टेक्नोलॉजी है, ऐसे यहाँ भी उत्तर पश्चिम रेलवे में प्रयोग में लिए जा रहे हैं इन तकनीकों को। जैसे कि अगर पैसेंजर कोचेज की बात करें तो इन पैसेंजर कोचेज में फायर डिटेक्शन और स्मोक डिटेक्शन के साथ ब्रेक एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी भी है जिसके द्वारा जैसे ही फायर या स्मोक का कोच में कोई कैसे भी अगर कोई घटना होगी तो तुरंत ही सेंसर के द्वारा अलार्म होगा और ब्रेक भी लग जाएंगे, स्वतः ही इस गाड़ी में ब्रेक लग जाएंगे। भारतीय रेलवे रेलों को आधुनिक बनाने के लिए नित नए नवाचार कर रहा है। तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिशें भी की जा रही है और ये कोशिशें रेलवे की कहीं ना कहीं रंग भी लाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज भी एक बड़ी समस्या जिसके अंदर कोई बहुत बड़ी सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आती है वो है रेलों में आमतौर पर आग लगने की समस्या। गर्मियों का मौसम है और इन गर्मियों के मौसम में शॉर्ट सर्किट आमतौर पर एक आम समस्या है और इसी समस्या के चलते हर जगह आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में 49 से 50 डिग्री के टेम्परेचर के बीच तपती हुई पटरियों के ऊपर चलती हुई रेलगाड़ी के अंदर आग लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि रेलवे का दावा है कि आग लगने से बचने के लिए उसने तमाम तरह के उपाय अपनाए हैं, लेकिन चलती हुई रेलगाड़ी के अंदर जब एक डिब्बे के अंदर आग लगती है तो हवा के जरिए वो कई बोगियों तक फैलती हुई चली जाती है। यहां इन डिब्बों के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो सीटों को आरामदायक बनाया गया है, अपना सामान रखने के लिए रैक बनाए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा कोई स्मोक सेंसर नजर नहीं आएगा जिसके चलते आग की सूचना जो है वो आगे ड्राइवर तक, लोको पायलट तक या हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए, जिसकी वजह से जो है ट्रेन को फौरन रोक लिया जाए या फौरन किसी तरीके के पानी की बौछार की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए ट्रेन को रोकना पड़ता है, यात्री उतरते हैं और दूसरी जो रेस्क्यू रेल है जो आग बुझाती है वो यहां पर पहुंचती है, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। कांग्रेस का चिंतन शिविर भले खत्म हो गया हो लेकिन उस पर सियासी हमले अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के चिंतन पर वार। ये जो है अंध परिवार भक्ति कांग्रेस को इस तरह से लेकर के डूबी है और उसको डुबाने का और अधिक गहराई में डुबाने का काम गहलोत साहब कर रहे हैं। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर पर कांग्रेस से
ज्यादा नजर बीजेपी की थी। इसके समापन के बाद भी कांग्रेस का चिंतन कार्यक्रम बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों से किए कांग्रेस के वादों को केंद्र में रखकर चिंतन पर कटाक्ष किया। देखिए, चिंतन शिविर में यदि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चिंता की होती कि जो वादा उन्होंने 4 साल पहले प्रदेश के किसानों से किया था कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, आज राजस्थान के 9 लाख किसान जो हैं वो अपनी ज़मीन बैंक द्वारा नीलाम किए जाने की प्रक्रिया के से त्रस्त हैं। शेखावत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि मरुधरा को पिछले कुछ दिन में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य बन जाने को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा क्यों नहीं हुई। ये होता कि वो इस बात की समीक्षा करते कि हमारा राजस्थान जो देश की सांस्कृतिक राजधानी था, जो नारी के सम्मान के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था, उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया। बच्चियों के प्रति दरिंदगी का जो है सबसे बड़ी घटनाओं का राजस्थान को केंद्र बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर से लेकर के सरेआम हत्याएं, राह हत्याओं का केंद्र बना दिया। कांग्रेस सरकार में शामिल मंत्री पार्टी के विधायकों और नेताओं से जुड़े अपराध पर तंज कसते हुए शेखावत बोले कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता बेलगाम हो गए हैं। चिंतन शिविर में बैठ करके वो इस पर चिंता करते कि ये कांग्रेस बेलगाम क्यों हुई है, क्यों उनके नेता बेलगाम हुए हैं, उनका आचरण और व्यवहार क्या है, उनका चाल चलन और चरित्र क्या है, तो मुझे लगता कि शायद कांग्रेस पार्टी पर कहीं लोग विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भविष्य के लिए पार्टी की नीति बनाने के साथ ही राजस्थान समेत बाकी राज्यों में आने वाले चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सत्ता पाने की कांग्रेस की छटपटाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। जो पेपर वायरल हुआ है तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि अब बात विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन की करेंगे। शहर दर शहर लगातार हिंसा के खिलाफ वीएचपी समेत कई संगठनों की ओर से प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए हैं। आरोप है कि हिंसा रोकने में प्रशासन विफल रहा और हिंसा के बाद एक तरफा कार्रवाई की गई। खास रिपोर्ट देखिए। करौली से शुरू हुआ शहर शहर हिंसा का सिलसिला मरुधरा के आधे दर्जन से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें हैं जोधपुर, जैसलमेर, राजसमंद और पोखरण की, जहां हिंदू आस्था पर कुठाराघात का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया। अलवर में पूरे प्रदेश में लगातार अलग अलग शहरों में तथाकथित जो सेक्युलर का राग अलापते हैं उनके द्वारा और सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति है उनके द्वारा जगह जगह हिंदू मार खा रहा है। 2 और 3 मई को जोधपुर में हुए उपद्रव के विरोध और फिर पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हुए जोधपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धरना दिया। इस धरने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शरीक हुए और सरकार पर हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी की है और पुलिस विभाग का मुखिया होने के नाते गृह मंत्री की है। तीनों अशोक गहलोत साहब हैं। ये जो फेलियर हुआ इसके ऊपर वो जवाब देंगे। तो जैसलमेर में भी विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि राजस्थान में हिंदू नव वर्ष से लेकर अब तक लगातार हिंसा की घटना हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति है। राजस्थान के करौली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में और अभी हनुमानगढ़ के नोहर के अंदर कार्यकर्ताओं पे हमले किए गए।
प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि प्रशासन न तो सुरक्षा दे पा रहा है और न ही इंसाफ दे पा रहा है। हिंसा के मामले में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। शासन प्रशासन जो है राज्य सरकार के दबाव के अंदर एक तरफा कार्रवाई करते हुए इन अराजक तत्वों को रात को 12 बजे कोर्ट खोलकर छोड़ देता है और हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है। वहीं प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर पोखरण एसडीएम कार्यालय के आगे विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। जो ये सिलसिलेवार दंगे हो रहे हैं उनकी ANI से जांच करवाई जाए और जो उसमें PFI का भी हाथ नजर आ रहा है, जो केरल का प्रतिबंधित संगठन है उसका भी हाथ आ सकता है, तो उसकी ANI से जांच करवाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हिंसा की शिकार मरुधरा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय है। राजस्थान सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मान रही है, तो विपक्ष राजस्थान सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अमन चोपड़ा से लगातार 6 घंटे पूछताछ की गई। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाने पर पुलिस ने पूछताछ की और बिना ब्रेक के पुलिस ने लगातार 6 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस की लिस्ट में करीब 150 सवाल थे। सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच ये पूछताछ के लिए हाईकोर्ट के निर्देश थे और केस के आयोग की तरफ से ये पूछताछ की गई, जिसमें पूरा समय लिया गया। दोपहर के खाना खाने का वक्त भी अमन चोपड़ा को नहीं दिया गया। तो अमन चोपड़ा से लगातार 6 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। अमन चोपड़ा पहुंचे थे पुलिस की कार्रवाई को लेकर के और उसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। दोपहर का खाना खाने का समय भी पुलिस ने नहीं दिया। करीब 6 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक पूछताछ के निर्देश दिए गए थे। सवाल सारे तरह के थे। प्रोग्राम को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था, आइडिया क्या था, क्यों डिबेट की गई थी, क्या मकसद था, वो सारे सवाल थे। 6 घंटे तक, 11 से लेकर 5 बजे तक लगातार 6 घंटे तक सारे सवाल जवाब हुए। सारा कॉपरेशन है। बहुत ज़्यादा नहीं, सारे ही थे। वो तो पूरे सवाल की पूरी लिस्ट थी। और अगर 6 घंटे तक पूछे गए हैं तो सवाल तो थे ही। बीच में कोई ब्रेक, लंच वगैरह के? नहीं, वो शायद कोर्ट का ऑर्डर था 6 आवर्स, कोई लंच ब्रेक कुछ नहीं था। वो 6 घंटे लगातार 11 से। वो दरअसल ये इंटेंट को लेकर था कि कहीं ये मकसद तो नहीं था, वो दूसरी तरह से पूछने की कोशिश थी। बट सवालों में भी उनको भी अंदाज़ा था इस चीज़ का कि उसमें कुछ है नहीं। बट कोशिश थी, 6 घंटे थे। कोशिश थी कि टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोग्राम होता है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। वो हर तरह के सवाल थे। शो से रिलेटेड इर्द गिर्द बस वही उसी तरह के सवाल थे। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।